बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। आज हम इस बात को समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है और इसको किस तरह से फॉर्म किया जा सकता है। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीक़ाकार है और उस तरीक़ाकार के मुताबिक हर एक उसको इस बात को आसानी से समझ सकता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तरह से फॉर्म हो रहा है, उसके रिएक्टेंट्स क्या हैं और उसके प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं। रिएक्टेंट्स आमतौर पे या तो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट होते हैं केमिकली, और फिर जब केमिकली कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो वो इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये बात आपको पहले से हम बता चुके हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल इक्वेशन के तौर पे आपको दिया था। रिएक्टेंट्स आमतौर पे जब रिएक्ट करते हैं केमिकली तो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट्स आपके पास राइट हैंड साइड पे सामने आती है इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे सामने आती है, वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो जो प्रोडक्ट आपके सामने आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है और ऐन मुमकिन है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए, मुमकिन है उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाए। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स को जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास एक नई चीज सामने आती है। इसको हम फॉर्म करना आज सीखेंगे। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए वो सिंबल्स हैं और सब्सटेंसेस के फॉर्मूले, ठीक है, सब्सटेंसेस के फॉर्मूले हैं। देखिए हमारे पास जो मैटर की स्टेट्स मिलती हैं आमतौर पे तीन होती हैं। एक होती है गैस, एक सॉलिड और एक लिक्विड। हम यहां पर इन तीन चीजों को ही डिस्कस करेंगे। चौथी फॉर्म जो स्टेट की प्लाज्मा की फॉर्म में होती है उसे हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहां पे मैंने कुछ गैसेस लिखी हैं क्योंकि ये गैस के उन्वान से ही बात चल रही है। H2 इसे कहते हैं हाइड्रोजन गैस, O2 इसे कहते हैं ऑक्सीजन गैस, N2 इसे कहते हैं नाइट्रोजन गैस, Cl2 इसे कहते हैं क्लोरीन गैस। इसी तरीके से यहां पे जो सॉलिड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसमें हमने कुछ सॉलिड्स यहां दिए हैं। कैल्शियम Na एक सोडियम है, ये एक सॉलिड होता है। कैल्शियम एक सॉलिड है, मैग्नीशियम सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, ये के पोटेशियम के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एक सॉलिड है। एल्युमिनियम सॉलिड है, इसी तरह जिंक भी एक सॉलिड है। और इसके अलावा बहुत सारी गैसेस और बहुत सारे सॉलिड्स और भी मौजूद हैं। गोल्ड है, ये भी सॉलिड है, सिल्वर है, ये भी सॉलिड है, इसी तरह कॉपर है, ये भी एक सॉलिड है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। लिक्विड में अगर हम आते हैं तो H2O जिसे हम वाटर कहते हैं ये एक लिक्विड होता है। HCl एक तेजाब है, एसिड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी तरीके से जैसे यहां पर वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये तीनों अपने एक खास रेशियो के तहत जब कंबाइन होते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास एक लिक्विड फॉर्म में आता है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी एसिड की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इस तरह वाटर भी हमारे पास एक लिक्विड है। आप देख रहे हैं कि यहां पे हमने H2 के ऊपर +1 लिखा है, O2 के ऊपर -2 लिखा है, इसी तरह यहाँ +3, यहाँ -1 लिखा हुआ है।
बात दरअसल ये है कि जब एक केमिकल फॉर्मूला बनता है, तैयार होता है, तो उसके पीछे एक थ्योरी है। वो थ्योरी वैलेंस थ्योरी कहलाती है। वो वैलेंस थ्योरी ये होती है कि कोई भी एटम, उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके शेल्स होते हैं KLMN। जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसकी कंबाइनिंग कैपेबिलिटी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से पाई जाती है वो वैलेंसी फॉर्म करती है। और इसी तरह जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। इसी वजह से उस आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहा जाता है। जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो आपस में इस तरह से कंबाइन होते हैं कि एक की देने की सलाहियत होती है, एक के वसूल करने की सलाहियत होती है। एक डोनर होता है और एक रिसीवर होता है। ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन के साथ कंबाइन होंगे ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो हमने यहां पर एहतियातन, ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इनकी एक वैलेंसी जो है ये ऊपर लिख दी है। इसका क्या फायदा होगा ये मैं अभी आपको बताता हूं। आपको मालूम है कि यहां पर वाटर लिखा हुआ है H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमने लिए और ऑक्सीजन का हमने 1 एटम लिया। मैं यहां लिख रहा हूं, हम लिखते नहीं है, 1 को नहीं लिखते, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन का 1 एटम हमने लिया, हाइड्रोजन के 2 एटम लिए, तो जाके कहीं H2O यानी वाटर बनता है। अच्छा, अब कोई हमसे ये कह सकता है कि जी आप H का 1 ले लेते और वाटर के 2 ले लेते, आपने क्यों ऐसा नहीं किया? तो ये अब यहां पर बात समझ में आती है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे पास +1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो इसी रेशियो से 1:2 के रेशियो से मिलेंगे। लेकिन यहां पर बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन की वैलेंसी चूंकि -2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होती हैं दोनों गैसेस, तो यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स दरकार होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम ही काफी होगा, इसलिए कि वो पूरा का पूरा 2 यूनिट्स के बराबर है, जबकि ये 1 यूनिट के बराबर है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 यूनिट्स बनाने के लिए 2 एटम चाहिए। इस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स दरकार होंगे इसको पूरा करने के लिए? ये +1 है, एक और +1 आएगा तो +2 बनेगा, ताकि ये -2 के साथ बैलेंस हो जाए। हम अभी इस नीचे वाली बात, ये नीचे वाले जो 2 लिखे हुए इसकी मैं बात नहीं कर रहा, इसको छोड़ दीजिए। अब ये जो ऊपर वैलेंसीज लिखी हुई है इनकी बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आपने देखा ये HCl लिखा हुआ है, ये 3 नहीं है, एक हाइड्रोजन है और एक ये क्लोरीन है, Cl मिलाकर क्लोरीन बनता है। आपने देखा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी यानी 1 ही है, -1 है। अब अगर एक क्लोरीन मिलता है तो उसके साथ एक ही हाइड्रोजन चाहिए, बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर 2 का नंबर नहीं आया, जैसे यहां H के साथ 2 आया था, यहां H2Cl नहीं बना बल्कि HCl बना, इसलिए कि H भी एक चाहिए और क्लोरीन भी एक ही चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से अब यहां पे H2SO4, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है ना ये कहलाता है सल्फेट आयन, और ये हाइड्रोजन आयन है, दोनों कंबाइन होते थे, न्यूट्रल बन जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। सल्फेट की जो वैलेंसी होती है, इस सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, और इस सल्फेट की, यानी मैं अगर यूं कहूं कि SO4 -2, तो ये इस तरह से होगा और H जो है वो +1 होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि H के साथ H की वैलेंसी तो +1 है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है, इसको बैलेंस होने के लिए एक और H चाहिए, एक और H चाहिए, तो हम यहां पर एक और H डाल देंगे। ये 2 H हो गए, +2 हो गया, सल्फेट पहले -2 है, जब ये दोनों
आपस में कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के 2 और सल्फेट का एक पूरा जो टोटली 2 ही यूनिट्स के बराबर है, जब ये आपस में कंबाइन होगा तो ये H2SO4 बना देगा। इसलिए कि H यहां पर अब 2 हो गए +2 और सल्फेट का एक ही आयन है जो कि -2 के ही इक्वल है, यानी उसका यूनिट, उसका जो वैलेंसी है वो -2 के बराबर है, इसलिए दोनों बैलेंस हो गए। यहां हाइड्रोजन के 2 चाहिए और सल्फेट का एक ही चाहिए। अच्छा, ये जो F4 लगा हुआ है ना, ये बुनियादी तौर पे इसकी वजह से लगा है, इसको छोड़ दें, ये SO4 फॉर्मूले का हिस्सा है, ये ऐसे है, ठीक है। सल्फेट की अपनी वैलेंसी -2 है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन में देखें, ये लिखा है CaCO3। इसी तरीके से जैसे मैंने सल्फेट आपको बताया, ये कहलाता है कार्बोनेट। ये कहलाता है कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट आयन कहलाता है। इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -2। कैल्शियम हमारे पास Ca कैल्शियम कहलाता है और ये कैल्शियम, इसकी वैलेंसी होती है +2। तो ये दरअसल यूं बना है Ca+1 के साथ और कार्बोनेट -1 के साथ, ठीक है। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे, ये +1 के साथ और ये -1 के साथ। तो इन दोनों की वैलेंसी चूंकि, अच्छा ये जो 3 है ना, ये याद रखिएगा, ये इस वजह से नहीं आया कि जी यहां पर हमने जो एक बार डिफाइन किया, ये कार्बोनेट पूरा का पूरा एक आयन है। ठीक है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर तैयार हुआ है, लेकिन यहां पर ये जो आयन बन रहा है ये 3 के साथ, CO3 के साथ बनेगा। इसको आप ये समझ लें कि इस आयन का पार्ट समझ लीजिए इसे। लेकिन इस कार्बोनेट की जो अपनी वैलेंसी होती है वो -1 होती है। कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास होती है +2, सॉरी, और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक +1 और -1 आपसे कह गया, उसको तस्सीह कर दी है कि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। ये उनके इलेक्ट्रॉन्स के देने और लेने की सलाहियत को रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 होना तो यूं चाहिए था, Ca2 और कार्बोनेट भी 2, लेकिन ये तो अजीब सा हो जाता ना, ये तो यूं हो गया कि आपने 2 पैकेट खरीद लिए। आप इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको 1-1 करके ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये +2 होता है, -2 होता है, कोई एक्स्ट्रा नंबर, यानी ये समझ लीजिए कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, इसलिए इनको यहां पर आप लिखेंगे ही नहीं। आप यहां पे लिखेंगे ही नहीं कि ये जी +2 था और ये -2 था, वो तो बैलेंस हो गया ना। हम हमेशा वहां पर लिखते हैं जहां डिफरेंस आ जाए। जैसे H2O, आपने देखा कि यहां पे 2 है, यहां 1 है, इसलिए डिफरेंस लिखा गया। यहां पे H2SO4 में सल्फेट के 2 थे, हाइड्रोजन का 1 था, तो इसलिए लिखा गया कि जी 2 होंगे यहां पर, ठीक हो गया, ये समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमारे पास ये एक फॉर्मूलेशन बनती है जिसको हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस में। अच्छा, यहां तक ये सारी बातें समझ में आ गई। इसमें हम थोड़ी सी एक बात का इजाफा और कर देते हैं। ये सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी +1 है, कैल्शियम की वैलेंसी -2 है, ठीक है, और कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, इसी तरह कार्बन की +4 है, के की यानी पोटेशियम की +1, एल्युमिनियम की +3, जिंक की +2, ये सारा सेटअप जो है वो हमारे पास चल रहा है। अच्छा, अब ये सारा का सारा सेटअप जितना भी है ये केमिकल इक्वेशंस फॉर्म करने में काम आएगा। लेकिन इससे पहले एक बात और भी है कि आपको ये तमाम के तमाम फॉर्मूले आपस में मिक्स करके बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे हम आपसे ये कहें कि जी आप ऐसा कीजिए, सोडियम को क्लोरीन के साथ मिला दीजिए, आप पोटेशियम को, ये मैं आपको एक छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको कर लीजिएगा और फिर उसके बाद जो अगला नेक्स्ट लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पोटेशियम को कार्बोनेट के साथ मिला दीजिए और इसी तरह हाइड्रोजन को
हाँ एक बात, सॉरी, एक बात और रह गई है कि हमने यहाँ 2 क्यों लिखा, मैंने कहा था मैं बाद में बताता हूं आपको। ठीक है, ये है गैस। गैस हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है, वो कभी भी H फॉर्म में नहीं होती। ये एटॉमिक स्टेट है, जबकि ये H2 जो है ये मॉलिक्यूलर स्टेट है। दो एटम एक जैसे आपस में मिल जाते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं, ये मॉलिक्यूलर स्टेट है। ये जो मॉलिक्यूलर स्टेट है ये गैस के लिए मखसूस है। गैस कभी भी इस स्टेट में नहीं पाई जाएगी जो कि एटॉमिक स्टेट है हमेशा। और ये इसमें चूंकि क्यों नहीं पाई जाएगी, इसलिए कि अनस्टेबल रहती है, और स्टेबिलिटी इसकी है कि फौरन मॉलिक्यूल बना देती है, बहुत एक्टिव होती है मॉलिक्यूल बनाने में। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है, ये भी O2 की फॉर्म में मिलेगा, O की फॉर्म में नहीं मिलेगा। N2 नाइट्रोजन गैस O2 N2 की फॉर्म में मिलेगी, N की फॉर्म में नहीं मिलेगी। क्लोरीन भी क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलेगी। तो हर गैस मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है। तो H2 को जो है वो आप क्लोरीन के साथ मिला दीजिए, आप देखिए कि इसमें बनता क्या है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, और इंशाल्लाह मैं इसकी आपकी करेक्शन भी करूंगा अगर आपसे ये नहीं हो सकेगा। इजाजत दीजिए। ये याद रखिएगा कि ये भी हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, ये हमारा लेक्चर नंबर 42 है। 43 भी इसी के कंटिन्यूशन में होगा। जो हमने यहाँ पर इक्वेशंस लिखी हैं इन सब को डिफाइन करना है अभी, इनकी फॉर्मेशन। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।